नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग ने काफ़ी सुना होगा इस बारे में कि चाइनीज स्पाई बैलून नाम की कोई चीज़ है और यूएसए को ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। हालांकि अभी ये पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये जो बैलून है जो यूएसए के एयर स्पेस में काफ़ी टाइम से मंडरा रही थी और फाइनली यूएसए ने इसे शॉट डाउन कर दिया, ये स्पाइंग बैलून है भी कि नहीं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको शॉट डाउन कर दिया गया है यूएस एयरफोर्स के द्वारा। इसकी जो डेब्रिस है उसको रिकवर कर लिया गया है और पूरा उन डेब्रिस पे फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चाइना की तरफ से इसके बारे में रिएक्शन भी आया था। चाइना ने वही कहा था जो एक्सपेक्टेड था कि नहीं, ये स्पाइंग बैलून नहीं है। और यूएसए इस इंसिडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बहुत ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है इसके अराउंड। साथ ही साथ चाइना ने ओयो ट्रेन इंसिडेंट का भी मुद्दा उठाया है। इसको क्यों नहीं इतना ज्यादा कवरेज मिल रही है यूएसए के मीडिया में, जबकि एक छोटे से इंसिडेंट को इतना ज्यादा कवरेज मिल रहा है। अगर आप लोग को ओयो ट्रेन इंसिडेंट के बारे में नहीं पता या फिर ये जो चाइनीज बैलून है इसके बारे में नहीं पता, तो डोंट वरी, मैं आगे इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। बहुत ज्यादा आप लोग को क्लियर हो जाएगा दोनों इंसिडेंट के बारे में। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये चाइना इस्तेमाल कर रहा है इस चीज को काउंटर करने के लिए। ना अब आप लोग भी सुन रहे होंगे कि चाइना जो है वो स्पाइंग के मामले में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। हर जगह से इसके रिलेटेड स्टोरीज आ रही है। कहीं पे चाइना के जासूस पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर चाइना का शिप के पे सवाल उठाया जा रहा है। और ये तो बैलून वाला जो इंसिडेंट है ये है ही। खासकर से ये जो स्पाइंग है ये चाइना करता है यूएसए के अगेंस्ट में और इंडिया के अगेंस्ट में। इस चीज में यूएसए के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो विकिपीडिया पे कई ऐसे पेज हैं जो पूरा इसी से डेडिकेटेड है कि कैसे चाइना के स्पाई यूएसए में पकड़े गए या फिर यूएसए में स्पाइंग की उनने। कई ऐसे पेज आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया के अगेंस्ट भी आप लोग सुनते होंगे कि चाइना अपनी स्पाइंग शिप भेज देता है अब्दुल कलाम आइसलैंड जो है उसके पास, या फिर कई चाइनीज पकड़े जाते हैं इंडिया में। अब्दुल कलाम आइसलैंड आप लोग को पता होगा कि इंडिया का इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी है। तो जब भी इंडिया किसी अपनी बढ़िया मिसाइल का अपना यहाँ पर टेस्ट कर रहा होता है तो चाइना क्या करता है, अपनी शिप यहाँ पर भेज देता है उस मिसाइल्स की पूरी डिटेल लेने के लिए। तो इस तरह के काफी इंसिडेंट हैं, काफी न्यूज है जो बहुत टाइम से हम लोग को सुनने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसीलिए ये जो स्पाइंग बैलून का इंसिडेंट है, इस पे कितना भी चाइना कह रहा है कि नहीं ये स्पाइंग के लिए नहीं है, ये मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के पर्पस के लिए है, यानी कि मौसम वगैरह के रिसर्च के पर्पस के लिए। लेकिन यूएसए इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। ना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चाइनीज स्पाइंग बैलून की क्या कहानी है, कौन कौन है इसके पीछे, चाइना ने इसके बारे में क्या रिएक्शन दिया है, और इंडिया से रिलेटेड चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट में चाइना कैसे कवर्ट ऑपरेशन करता है और उससे इंडिया कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है या उसको काउंटर कर सकता है। तो ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा जानने को इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। 28 जनवरी 2023 को एक बैलून यानी गुब्बारे जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर यूएसए के अलास्का रीजन में अल्यूशियन आइसलैंड के स्पेस में एंटर करता है, यानी कि यूएसए के एयर स्पेस में एंटर करता है। पहले ये थोड़ा ईस्ट में मूव करता है और कैनेडियन एयर स्पेस के नॉर्थ वेस्ट में पहुंचता है 30 जनवरी तक, और उसके बाद फिर ये साउथ में मूव करने लगता है यूएसए की ओर। 2 फरवरी को फाइनली यूएसए की जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज को डिस्क्लोज करती है कि हाँ, ऐसा कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे एयर स्पेस में घूम रहा है और वेस्टर्न स्टेट ऑफ मोंटेनो की ओर ये फ्लोट कर रहा है, जो कि एक सेंसिटिव लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर यूएसए के एयरफोर्स की 341 मिसाइल विंग का बेस है और यूएसए की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 भी यहाँ पर प्लेस्ड है। फिर ये बैलून मूव करते करते यूएसए के साउथ कैरोलिना के पास पहुंचता है और फाइनली जब ये ओशियन के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है तब यूएसए अपना F-22 डिस्पैच करता है। ये यूएसए का फाइटर जेट 58,000 फीट की एल्टीट्यूड पे जाता है और ये जो बैलून होता है इस समय इसका एल्टीट्यूड होता है 60 से लेकर 65,000 फीट का। यहाँ से फिर ये फाइटर जेट अपना 9X साइड विंडर मिसाइल फायर करता है और फाइनली ये जो बैलून होता है इसको शॉट डाउन कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो पेलोड होता है वो यूएसए के कहना है लगभग 4 बस के साइज का होता है। ये जाके फिर ओशियन में गिरता है और इसको रिकवर कर लिया जाता है। इसके अलावा 4 फरवरी को जब इसको फाइनली शॉट डाउन कर लिया गया उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 3 और ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि एयर स्पेस में यूएसए के और कनाडा के मूव कर रहे थे और बहुत ज्यादा अनआइडेंटिफाइड चीज थे, उसको यूएसए की एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है। 10 फरवरी को एक ऑब्जेक्ट को अलास्का के देदोर्स में, 11 फरवरी को यूकॉन कनाडा में और 12 फरवरी को कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हुरन लेक जो है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को यूएसए की एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है। ना अब एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यूएसए की ये जो साइड विंडर मिसाइल है, ये एक मिसाइल का कॉस्ट अगर आप लोग देखोगे तो ये है लगभग अराउंड 4
लाख यूएस डॉलर। और ये जो पूरा इंसिडेंट है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट को यूएसए ने शॉट डाउन किया, इसके लिए टोटल 5 साइडविंडर मिसाइल का यूएसए ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो हुरोन लेक वाला ऑब्जेक्ट था इसका पहला शॉट जो था ये मिस कर गया था। तो आप लोग खुद ही सोचो कितनी सस्ती सी चीज चाइना की ये कितना ज्यादा पैसा खर्चा करा के चली गई यूएसए का। चाइना ने पहले तो इसके बारे में कुछ बोला नहीं था बहुत टाइम तक, लेकिन फिर बाद में जब 2 फरवरी को यूएसए की तरफ से गवर्नमेंट स्टेटमेंट आया कि इस तरीके का कोई चीज हमारे एयर स्पेस में है, उसके ठीक अगले दिन चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया था। चाइना ने ये एडमिट किया कि हाँ ये चाइना से ही आया है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये किसी स्पाइंग या फिर सर्विलेंस के लिए नहीं है, बल्कि मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए है। फोर्स मेजर की वजह से यानी कि कंट्रोल खोने की वजह से ये यूएसए के एयर स्पेस में गलती से एंटर कर गया है। लेकिन यूएसए बिल्कुल भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उसका पूरी तरीके से ये मानना है कि ये जो बैलून है ये स्पाइंग पर्पस के लिए ही चाइना ने भेजा था, इसीलिए ये इस जगह पे भेजा था जहां पर यूएसए की एयरफोर्स का या फिर बाकी मिलिट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर किया जा सके। हालांकि इसको शॉट डाउन कर दिया गया है, लेकिन यूएसए के जो ऑफिशियल है वो इस पे काफी ज्यादा नाराज हुए हैं। उनका कहना है कि शॉट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं थी और यूएसए ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूएसए इसे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहता था। चाइना ने धमकी भी दी है कि चाइना इस पे रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसके बाद भी प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनने किसी भी तरीके का अपोलॉजी इसके लिए नहीं मांगेंगे। ना इसके काउंटर में चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। चाइना ने ये कहा है कि जनवरी 2022 से लेकर अब तक यूएसए के लगभग 10 ऐसे बैलून चाइना की टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं जिसपे हम लोग ने कुछ नहीं कहा, और यूएसए बिना मतलब कि इस चीज को इतना बड़ा इवेंट बना के दिखा रहा है ना। ऐसे टाइम पे कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट करते हैं किसी कंट्री के, वो आप लोग को पता ही होगा। अलग अलग तरीके की अफवाहें निकलने लगती हैं। जब तक चाइना ने ये क्लेम नहीं किया था कि ये हमारा ही है, तब तक ऐसी बात हो रही थी कि यूएसए इसको खुद से उड़ा के और चाइना पे ब्लेम डाल रहा है ताकि चाइना पे वो अटैक कर सके। लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है, तब ट्विटर लाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वाइबो चाइना का, उसमें इस तरीके की बातें हो रही है कि यूएसए बिना मतलब का एक हाइप क्रिएट कर रहा है, इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, जबकि यूएसए में जो हाल में इंसिडेंट हुआ है ओयो पैलेस्टाइन में, उसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पैलेस्टाइन ये मत समझ लेना मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यूएसए में भी एक जगह है पैलेस्टाइन नाम की, वहां पर एक रीजन है ओयो जहां पर ट्रेन एक इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है चाइनीज नेटिजन्स के तरफ से वो आ रहे हैं, और यूएसए की जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं उनको पार्शियल बताया जा रहा है, उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ना ओयो ट्रेन इंसिडेंट के बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो अभी हाल में ही 3 फरवरी को हुआ क्या कि नॉर्फॉल्क सदर कॉर्पोरेशन एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है यूएसए में, जिसके द्वारा एक ट्रेन ओन की जाती थी, और ये ट्रेन कॉनवे पेंसिल्वेनिया से मेडिसन इलिनॉइस तक जा रही थी। और उसी बीच में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ओयो पैलेस्टाइन एक जगह है यूएसए में, वहां पर इसके कुछ डब्बे डिरेल हो गए यानी पटरी से उतर गए। टोटल 150 में से 50 ट्रेन कार्स जो है वो पटरी से उतर गए थे, और उसके बाद इसमें आग भी लग जाती है ना। इस ट्रेन के थ्रू हो क्या रहा था कि एक हजार्डस केमिकल विनाइल क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, और इसीलिए क्योंकि इसमें हजार्डस केमिकल था, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्हें क्या किया कि इस डर से कि कहीं ये डब्बे जो है वो एक्सप्लोड ना हो जाए, इनके अंदर से विनाइल क्लोराइड निकाल दिया उसी जगह पे। और ये विनाइल क्लोराइड जो होता है ये कार्सियोजेनिक होता है, और इसी वजह से आसपास के जो लोग हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया, और यहाँ तक कि ऐसे ऑर्डर भी पास कर दिया गया कि इस एरिया के आसपास जो जाएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी इंसिडेंट में जब बहुत ज्यादा आग लगते हुए देखी गई, काफी ऊंचे ऊंचे जो काले धुएं थे वो पाए गए, तो कुछ लोगों ने इसे चेरनोबिल इंसिडेंट से कंपेयर किया। और वाकई में इस चीज का जो कवरेज है वो अगर आप लोग देखोगे तो वो उतना किया जा नहीं रहा, और इसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये कि यूएसए के जितने भी बड़े मीडिया हाउस है उसके, और ये जो नॉर्फॉल्क कॉर्पोरेशन है इसके अगर आप लोग ओनर्स देखोगे, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स देखोगे, तो ये लगभग दोनों सेम ही है। इसी चीज को उठा रहे हैं चाइना के नेटिजन, वो कह रहे हैं कि ये चीज क्यों नहीं इतनी ज्यादा कवर की जा रही है जितना एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटे से बैलून के बारे में न्यूज चला चला के इसे हाइप बनाया जा रहा है और चाइना के अगेंस्ट में नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, जबकि ये काम यूएसए भी बहुत टाइम से करता आ रहा है। तो थोड़ा बहुत चाइनीज लोगों की और चाइना के ऑफिशियल्स की बात सच है, लेकिन एक चोर को ये नहीं समझाना चाहिए कि पुलिसिंग कैसे की जाती है। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकला, वो जाके किसी दूसरे कंट्री के एयर स्पेस में एंटर कर गया। अब इस चीज के बारे में चाइना से सवाल नहीं होगा तो किससे सवाल होगा? और चाइना के जो खुद के मीडिया हाउस है, क्या वो चाइना कह सकता है कि पूरी तरीके से अनबाइस्ड है? तो इसीलिए ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीज को एक साथ जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है ना। अगर पिछले कुछ सालों में हम लोग देखोगे तो इस तरह के जो बैलून इंसिडेंट है ये काफी हो चुके हैं। काफी बैलून यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में, इवन की एशिया के कुछ रीजन में उड़ते हुए ऐसे दिखे
दिखे हैं। एक तो जैसा कि मैंने आप लोग को खुद ही बता दिया कि चाइना ने ये क्लेम किया है कि 2022 से लगभग 10 ऐसे इंसिडेंट हुए जब यूएसए के बैलून्स चाइना के रीजन में एंट्री किए हैं, और चाइना के ज्यादातर ये लोग जो शिनजियांग प्रोविंस है उसके रीजन में स्पाइंग करते हैं स्पाई बैलून का इस्तेमाल करके। ये हो गई यूएसए चाइना के बाद। उसके अलावा भी काफी ज्यादा इस तरह के बैलून्स स्पाइंग करते हुए दिखे हैं। नाउ ये सवाल आना काफी ज्यादा जायज है कि इस मॉडर्न टाइम में जब दुनिया ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, यूएवी हो गया या फिर एडवांस सैटेलाइट की ओर बढ़ रही है, तो इस तरीके के बैलून्स हो गए जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गए, एक तरीके से ऑब्सोलीट हो गए, इनका इस्तेमाल करने का क्या मतलब बनता है? देखो क्या है ना, अगर हम लोग इससे थोड़ा और पीछे जाए तो सबसे पहले जो बैलून्स के थ्रू सर्विलेंस करते हुए या फिर नजर रखते हुए जो इंसिडेंट सामने आया था वो आया था 1794 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। इस टाइम पे सारी यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस के अगेंस्ट हो चुकी थी और बैटल ऑफ फ्यूलर्स में काफी ज्यादा इस तरीके के इस्तेमाल किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फिर उसके बाद 1860 में अमेरिकन सिविल वॉर में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा देखने को मिला। 1914 और 15 में तो वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा लेवल पे देखने को मिला। और क्योंकि इस समय जो एयरक्राफ्ट थे वो धीरे धीरे इमर्ज कर रहे थे, उनकी शुरुआत हो रही थी, इसीलिए इसके बाद से इनका इस्तेमाल जो है वो कम होने लगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग ने ज्यादातर एयरक्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल होते हुए देखा और धीरे धीरे उसके बाद ये जो बैलून्स है वो ऑब्सोलीट होने लगे। लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। इवन कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल देखने को मिला, जैसे कि प्रोजेक्ट मोगुल के टाइम पे यूएसएसआर के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए यूएसए ने इसका इस्तेमाल किया। फिर 9/11 के बाद हम लोग ने ज्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा, लेकिन फिर से देखने को मिल रहा है ये जो बैलून्स है इसका इस्तेमाल फिर से आने लगा है और दोबारा से इसका रिवाइवल हुआ है। इसका जो मेन कारण है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो ये एक एज रखता है। मान लो इसी केस में अगर कोई एयरक्राफ्ट होता जो यूएसए के एयर स्पेस में एंटर करता सर्विलेंस के लिए या फिर जासूसी के लिए, तो क्या वो इतने देर तक यूएसए के स्पेस में मंडरा पाता जितने देर तक बैलून जो है वो मंडरा पाया? फाइनली शॉट डाउन किए जाने तक वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुरंत यूएसए के जो एयरफोर्स वो इसे घेर लेती एयर में ही और फिर इसको अपने एयर स्पेस से बाहर लेके जाती या फिर यहाँ पर लैंड करने के लिए फोर्स कर देती। साथ ही साथ ऐसा करने के बाद इसके अंदर जो पायलट होता उससे साफ पता चल जाता कि ये कहाँ का है, क्या करने आया है और किसने इसको भेजा है। अगर चाइना का ये होता तो इसके बाद चाइना डिनाई भी नहीं कर पाता कि नहीं ये हम लोग से बिलोंग नहीं करता है, या फिर ये भी नहीं कह पाता कि हाँ ये हम लोग से बिलोंग करता है लेकिन ये जासूसी के लिए नहीं बल्कि किसी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, गलती से ये रास्ता भूल के आपके यहाँ एंटर कर गया, ऐसा नहीं कह पाता चाइना। नाउ यू में से कि सैटेलाइट तो है ना, सैटेलाइट से तो जासूसी कर सकते हैं ना, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बैलून का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो देखो सैटेलाइट जो है वो धरती से बहुत ज्यादा दूर होता है, एटलीस्ट बैलून के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट से पिक्चर्स तो देखी जा सकती है कि क्या क्या हो रहा है नीचे, लेकिन उससे कई ज्यादा अच्छे से एक बैलून के थ्रू उसके अंदर हाईटेक सेंसर फिट करके हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन से ये भी पता लगाया जा सकता है कि नीचे जो वेपन्स रखे हैं दुश्मन के उनकी कैपेबिलिटी क्या है। इसके अलावा आज की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया या फिर बाकी टेक्नोलॉजी को इसके साथ इंटीग्रेट करके काफी ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुश्मन की गैदर की जा सकती है और ये एडवांटेज बैलून्स का एक एज दे रहा है इसको, और दोबारा से फिर लोग एक बार फिर से हिस्ट्री में जाने लगे हैं, दोबारा से इसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। नहीं सबके द्वारा तो यूएसए और चाइना तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना तो इस चीज से क्लियर हो गया हम लोग को। और इस इंसिडेंट को इतना बड़ा बताया जा रहा है, इस समय थोड़ा बहुत हाइप बनाया जा रहा है इसके अराउंड, ये बात सच है। यूएसए में कई ऑफिशियल इसको ऐसे कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 लाइक अटैक है यूएसए पे। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है कि ऐसे ही एक जापान के सुसाइड बैलून में यूएसए के मेनलैंड में जाके ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए थे और ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट था वर्ल्ड वॉर 2 में जिसमें यूएसए के मेनलैंड पे लोग मारे गए थे दुश्मन के अटैक की वजह से। तो इसीलिए इसको कंपेयर किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा बैलून देखने को मिला यूएसए में, तो उस लेवल का अटैक हुआ यूएसए पे। नाउ अब इन सब के बाद पूरे एशिया में काफी फियर का माहौल देखने को मिला है। एक नए टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है बैलून गैप, जिसके बारे में नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे किसके पास कितना ज्यादा बैलून है और इसमें कितना ज्यादा गैप है। और इसको लेके सवाल यहाँ तक अब उठाया जा रहा है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस जैसी कंट्री या फिर बाकी भी वो कंट्री जो चाइना से परेशान है वो क्या इस चीज को टैकल करने में सक्षम है? कल को चाइना क्या कर सकता है, उनके यहाँ भी बैलून बेच के अपना पूरा जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो कर जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है उस कंट्री के अगेंस्ट में। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए क्या कोई प्लान है इनके पास या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी है इनके पास कि नहीं?
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ऑलरेडी सर्विलेंस कर चुका है इंडिया, जापान, ताइवान जैसे स्टेट में इन बैलून्स का इस्तेमाल करके। और खासकर से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो चाइना लगातार स्पाइंग करता रहता है इंडिया पे। आप सब लोग जानते होंगे कि जब जब इंडिया का अब्दुल कलाम आइसलैंड जो है, जहां से इंडिया अपने मिसाइल्स की टेस्ट करता रहता है, यहाँ से अग्नि मिसाइल जब भी इंडिया टेस्ट करने की कोशिश करता है, चाइना क्या करता है, उसका युआंग वांग शिप है वो भेज देता है इंडियन ओशियन में इस पे स्पाइंग करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है लद्दाख में एलएसी के पास, वहां पर चाइना क्या करता है, काफी इसने कैमरे लगा रखे हैं और पूरा ये रिकॉर्डिंग रखता है। तो किसी पेट्रोल पॉइंट पे या फिर किसी जगह इंडियन सोल्जर्स काफी टाइम तक पेट्रोल नहीं कर रही होती है, मौसम खराब होने की वजह से या फिर वो जो टेरेन है वो अनरीचेबल होने की वजह से, तो चाइनीज फिर क्या करते हैं कि उस पर अपना हक जमाने लगते हैं और इस चीज को वो लोग एज अ प्रूफ दिखाते हैं कि देखो आपका कोई भी आदमी काफी टाइम से इस एरिया में आया नहीं है, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल हो चाहे सिविलियन। इसीलिए ये जो प्लेस है ये हिस्टोरिकली हमारा रहा है और हमारा रहेगा आगे भी। आप क्योंकि इस पे अपना हक जमा रहे हो इसलिए आप एग्रेसर हो। तो इस तरीके के हथकंडे जो है वो चाइना अपनाता है और इसीलिए पूरे एशिया की कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस चीज से बहुत ज्यादा कंसर्न है। और ये जो बैलून वाला इंसिडेंट हुआ है इसको काफी ज्यादा सीरियस लिया गया है ना। अब सवाल ये है कि कैसे फिर इंडिया इन सब चीजों से निपटेगा। चाइना जो इतना एग्रेसिवली स्पाइंग कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर, उसमें इंडिया क्या कर सकता है। तो देखो इनसे निपटने के लिए जो तरीका है वो बहुत साफ है कि इंडिया को भी अपनी जो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने की जरूरत है, उसे इनहेंस करने की जरूरत है। और चाइना से बाकी कंट्रीज भी जो परेशान है उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर हो सके और अच्छे से काउंटर किया जा सके चाइना को। प्लस बॉर्डर एरिया में डील करने के लिए हाल में ही इंडिया ने 3 प्रॉन्ज स्टडी पे काम करना शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो इंडिया क्या करेगा, वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंदर बॉर्डर का जो एरिया है यानी कि एलएसी के पास का जो एरिया है वहां पर कई ज्यादा गांव बसाए जाएंगे। टोटल ऐसा बताया जा रहा है कि 2966 बॉर्डर विलेज यहाँ पर बसाए जाएंगे 19 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 4 स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होंगे। 2025 से लेकर 2026 तक ये जो गाँव है ये बसा दिए जाएंगे, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। फिर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, जो कि इंडिया चाइना या फिर इंडिया तिब्बत कह लीजिए इसके बॉर्डर पे तैनात रहती है, उनमें 7 और बैटालियन बढ़ाने की बात की गई है। अभी टोटल आईटीबीपी के पास 56 बैटालियन है और इसके बाद अब 63 बैटालियन हो जाएंगे। लास्ट इसमें शिकुनला टनल जो है उस पे काम करने की बात की गई है, उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बॉर्डर एरिया के लिए। तो इन सब तरीकों से और बाकी कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया चाइना का ये जो अग्रेसिव स्टैंड है इसको कर सकता है और बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ मिलकर चाइना को यहाँ पर अच्छे से घेर सकती हैं। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आपके दिमाग में अगर कोई और आइडिया है चाइना को कैसे काउंटर किया जा सकता है तो वो भी मेरे को बताइए कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।